अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि आज से 8 माह पहले लाहौर के इलाके बाटापुर में एक 5 साला बच्चे की मौत वाक़या हो जाती है। बच्चा घर में करंट लगने से जाँ बाक हो जाता है। मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीश होती है और इस केस में इन्वेस्टिगेशन के क्या मराहिल सामने आते हैं। 8 माह गुजर जाने के बावजूद भी कसूरवारों को कोई सज़ा नहीं मिलती है। ये मामला है क्या और बच्चे के लवाहिकीन क्या कहते हैं। ख़ासकर वो बच्चा जो इस दुनिया से चला जाता है, उसका वालिद उसके कत्ल की जाँबाक होने की FIR का मुद्दई होता है। उसका भी क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या कुछ उनके साथ सलूक करती है, ये सब कुछ देखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आगे बढ़ने से पहले 8 माह पहले उस बच्चे के जाँ बाक होने पर दिल दहला देने वाले क्या मनाजिर थे। उस बच्चे का बाप, उस बच्चे के दीगर बहन भाई, क्या उनकी हालत थी। आपको एक नज़र उन मनाजर पर डलवा दें। रोज इधर ही यानी कि क्रिकेट खेलता था। अच्छा, इसी जगह पे क्रिकेट खेलता था और आपने तदफीन भी यहीं पे कर दी। सीन मैंने इसलिए इधर कर दी कि मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं अपने बेटे को कहीं बाहर भेजूं। मेरा बेटा मेरे घर में ही है, इसलिए मैंने उसकी तदफीन अपने घर में की कि मेरे दिल को सुकून हो। ये छोटे छोटे सारे भाई इकट्ठे हम लोग खेलते थे। इसने ट्यूशन से आना गाना हम लोगों ने इधर ही खेलना लोन में ही। और मेरे साथ मुझे कहा था बाबा वाक पे नहीं जाते तो हमारे साथ खेला करें। आज इसके इधर ही बॉल पड़े होंगे, इसके बैट पड़े होंगे आदि के। आज मुझे इधर ही मेरा आदि का घर बन गया। परसों मेरे साथ खेल रहा था इधर ही मेरा मैं अब्दुल आदि। आज एक छोटी सी गफलत की वजह से, वापटा वालों की और केबल वालों की वजह से, आज मेरा बेटा उधर सोया हुआ है। और उसे मैंने अपने घर में ही उसकी तदफीन की, अपने घर के लोन में। क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं आती कि मैं अपने बेटे को बाहर कहीं भेजूं। मेरा बेटा इनमें नहीं, मेरे बेटों के साथ मुझे मेरे घर में लगे कि मेरा आदि मुझे मेरे साथ लगे कि मेरा आदि इधर ही है। मेरा आदि बाहर ही मेरे बेटों के साथ दूसरे बेटों को देखूं तो मैं आदि को भी देखूं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया भी और दिखाया भी कि 8 माह पहले एक मासूम बच्चे की किस तरह से जान जाती है। घर में किस तरह से करंट आता है, उसमें कौन कौन लोग, कौन कौन से डिपार्टमेंट ज़िम्मेदार हैं, इसकी तफसील भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। इस प्रोग्राम में हम ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुकदमा तो दर्ज हो जाता है, FIR यकीनन पुलिस जो है फौरी तौर पे दर्ज कर देती है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन के मराहिल से कोई भी केस गुज़रता है तो उसमें कितनी दुश्वारियाँ और कितनी मुश्किलात उठानी पड़ती हैं, ख़ासकर उन लोगों को जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया होता है। मियाँ बिलाल साहब हैं हमारे साथ, जिनका चंद साल का बच्चा था और एक ऐसे हादसे में जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट की लापरवाही थी, उस वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है। फिर तफ्तीश का अमल, इंक्वायरी का अमल वो शुरू होता है। 8 माह गुजर जाने के बावजूद भी उस मासूम बच्चे को और उसके वालिद को इंसाफ नहीं मिलता। कानून के तमाम तकाज़े पूरे किए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्यों इनको वो इंसाफ फ्राहम नहीं करती, वो इंसाफ नहीं दे पाती जिसके ये हकदार थे। इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि जब FIR दर्ज हुई और FIR दर्ज होने के बाद क्या कुछ हुआ, कौन कौन सी नेग्लिजेंसी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की सामने आई, पुलिस ने क्या इनकी फेवर की, कहाँ पे इनकी मुखालफत की, ये सारी कहानी इनकी ज़ुबानी जानते हैं। मियाँ साहब, था तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या और जो कुछ भी हुआ उस पर जितना भी दुख किया जाए, अफसोस किया जाए, कम है। मुकदमा दर्ज हुआ था जी बाटापुर पुलिस स्टेशन में। फिर क्या हुआ, 8 माह गुजर गए और आप अभी भी अदालतों के और इन्वेस्टिगेशन पुलिस के दफातर के चक्कर काट रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा मुजाहिद भाई, इसमें इस तरह है कि ना SDO साहब ने एक इस्तगासा दे दिया 462 का
ठीक है। जो यानी एक बिजली चोरी की दफात है ना, उसमें खाली लास्ट पे मेंशन कर दिया कि ये जो केबल ऑपरेटर्स हैं ये गैर कानूनी तौर पर वापटा के पोल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी तारें जो वापटा की HT हैं उसके साथ जाके मिल गई हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी के घरों में करंट भी गया और एक बच्चा जहाँ भाग हो गया। लेकिन इन्होंने FIR दी 2357/24 462 की FIR दी, जिसमें खाली इन्होंने बिजली चोरी का जिक्र किया और मेरे बेटे की ये 2 लाइनें लिख दी। बिजली चोरी से मुराद? यानी कि इन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो केबल ऑपरेटर्स हैं ये वापटा के पोल इस्तेमाल करते हैं गैर कानूनी तौर पर। इनको मना भी किया लेकिन इन्होंने गैर कानूनी तौर पर वापटा के पोल इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से ये बिजली भी वापटा की चोरी करके अपने बोस्टर्स को करंट देते हैं, जिससे लाखों रुपया वापटा को नुकसान भी होता है। और दूसरा इनकी नेगलिजेंसी की वजह से इन्होंने तारें काट के फेंकी हैं अपना जंपरों के ऊपर जो ट्रांसफार्मर के साथ होते हैं, जो वापटा की HT से अटैच्ड हो गई और जिसकी वजह से सोसाइटी के घरों में करंट भी आ गया और शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से एक बच्चा भी इनके इस गफलत की वजह से जान भाग हो गया। ठीक। वो तो 462 की हद तक एक FIR थी। उसके बाद हम लोग तो आपको पता है कि वो जो मराहिल थे, जो इतनी तकलीफ़ थी हमारे घर में, जो भी आलम था, हम लोग अभी तो वो कानूनी कार्रवाई उस टाइम नहीं कर सके ना। उसके बाद इसको परसू किया। इसके बाद जनाब प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब साहब ने इसमें बहुत अहम किरदार किया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ना। इसको मेरे बेटे वाले केस को इन्होंने हाईलाइट किया, इसको हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने ना। उसका लेटर भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मौजूद है मेरे पास ना। मुझे PG साहब ने कहा आप काइंडली इसकी ना इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। फिर इस मुकदमा जिसके पहले मुद्दई अपना जो SDO साहब थे, जो मेरे गुनहगार भी हैं, यानी कि जिनको मैंने 8 माह पहले भी एक एप्लीकेशन सारी सोसाइटी वालों ने गुजारी थी कि अक्सर मुतअद्दिद बार ये केबल वालों की वजह से लोगों के घरों में करंट आता है। ये तारें तूरे 2-3 ग्रुप में आपस में मिलके ये काम करते हैं। जब झगड़ते हैं ये तारें तूरे काट के एक दूसरे की ये वापटा की मेन लाइन्स के ऊपर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से घरों में करंट भी आया। तारें टूट के अक्सर मेरी गाड़ी के ऊपर भी गिरी हैं काफ़ी दफ़ा। उसकी पिक्चर्स और वो हमने एप्लीकेशन इस सानिया से पहले जो मेरे बेटे का हुआ उससे पहले 8 माह पहले हमने वो एप्लीकेशन SDO को गुजारी, जिस पे SDO साहब ने साइन भी किए, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं की गई जी। इसमें इस तरह हुआ मुजाहिद भाई कि ये जो SDO साहब थे, जब इस पर्चे का मैं मुद्दई बना, इसमें 322 आज़ाद हुई। इसमें 322 जौन सा था वो जुर्म आज़ाद हुआ और इसका मुद्दई मैं बन गया, जिसमें SDO साहब और केबल ऑपरेटर, ये जो एक केबल माफिया, आपको पता है ये शरीफ लोगों का काम नहीं है, एक बहुत बड़ा माफिया जिसके आगे मैं एक स्टैंड होकर जिहाद कर रहा हूँ। ये केबल ऑपरेटर्स जो हैं उनको भी जी केबल ऑपरेटर्स को हम लोगों ने ततीमे बयान में और अपनी एप्लीकेशन में नॉमिनेट किया। हमने SDO, बाटा, LS, एक्सियन और केबल ऑपरेटर्स वगैरह जो भी काम कर रहे थे सोसाइटी में, उनको हमने नामजद किया, जिसमें ये जो IO थे वो उन्होंने इनको गिल्टी भी किया। उसके बाद जौन सा था, इन्होंने बीच में से जो एक्शन साहब थे उनको निकाल दिया। एक्शन साहब ने कहा कि जो हमने आपकी एप्लीकेशन दी थी, मैंने सर्कुलर जारी कर दिया था अपने तमाम जो भी मेरी डिवीज़न के SDO थे उनको, कि जितने भी यानी कि लूज़ पोल हैं जिनसे किसी किस्म का कोई भी जानी नुकसान हो सकता है उनको क्लियर किया जाए। लिहाजा इसमें नेगलिजेंसी थी मेरे SDO की और मेरे LS की, जिन्होंने इसको नहीं देखा आपकी एप्लीकेशन के बाद, जिनकी वजह से ये साने हुआ। मेरा कसूर नहीं, मैंने एक सर्कुलर जारी कर दिया जो उन्होंने अपना डायरी नंबर वगैरह सारा कुछ दिखाया, जिसकी वजह से वो बेगुनाह हो गए और ये जो केबल वाले थे और ये जो SDO साहब थे ये गुनहगार हुए। होता इस तरह है। मैं आपको मुजाहिद भाई, आप ये कह रहे थे कि कार्रवाई कहाँ तक पहुँची। देखें आज मैं इस कंडीशन में हूँ मुजाहिद साहब कि मैं देखें अपने बेटे के इंसाफ के लिए निकला था। मेरा बेटा गया हुआ वापस नहीं आना था। मैं सोसाइटी के दूसरे बच्चों के लिए निकला था कि जिस तकलीफ़ में मैं हूँ, मेरा 5 साल का बेटा था, जो तकलीफ़ मुझे है या मेरे घर वालों को या जो मेरी बेगम को है वो हम जानते हैं ना, जिस क्राइसिस से हम लोग गुजरे हैं। लेकिन स्टैंड इसलिए लिया कि यार मेरा बेटा चला गया, कम से कम सोसाइटी के दूसरे बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह हैं। मैंने इस केस को परसू किया। जनाब एडिशनल सेशन जज साहब शफकत सईद गोंदल साहब ने 27/11/2024 को इनकी ज़मानतें खारिज कर दी, ये केबल वालों की, SDO की और LS की। अब उसी दिन होता क्या मुजाहिद साहब मेरे साथ, उस दिन होता ये है मेरे साथ, जब मैं कोर्ट से निकलता हूँ इनकी बेलें खारिज करवा कर और मैं अपने घर को वापस आता हूँ, ये केबल वाले जो इश्तिहारी मुलज़म था इनके भी, जो एक बंदा पकड़ा नहीं गया था हबीब जट वगैरह, ये उजरती कातिल अरफान शबान वगैरह लखोडैर वाले जो उनसे हैं, ये उनके भांजे हैं, जिनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिन्होंने यहाँ तक के जो इनका जंगी नाम का जो इनका मामा था, जिसके ऊपर ये वाघा बॉर्डर पे भी खुदकुशी धमाके का इल्ज़ाम था, ये उस कैटेगरी के लोग हैं।
इन लोगों ने उस दिन जिस दिन इनकी ज़मानतें खारिज हुई, जो वो इश्तिहारी लड़का था हबीब, इन लोगों ने रास्ते में मेरे पे अटैम्प्ट किया। जैसे मैं घर में आया सोसाइटी के अंदर जी, मैं घर में अपने आया, घर से मैं निकला हूँ, मेरा बेटा था उसको मैंने घर में छोड़ा है, मैं गाड़ी दूसरी इनके स्कूल गोइंग जो गाड़ी थी वो मैकेनिक, उसको कोई मसला था वो चेक करके लाया, मैं उसको चेक करने के लिए निकला हूँ। इन्होंने रास्ते में हबीब ने मेरे गाड़ी के आगे रीलें फेंकी और 2 125 पे, एक राइट और एक लेफ़्ट साइड पे मेरी गाड़ी के आगे आगे दोनों 4 वो अफराद थे जिन्होंने मेरी गाड़ी के साथ बिल्कुल मोटरसाइकिलें लगा दी और वेपन थे उनके पास। जब मैंने देखा कि उनके पास वेपन है, मैंने गाड़ी का वही दरवाज़ा मारा, उनसे मोटरसाइकिल ना संभल सकी। आगे आगे हबीब ने रीलें जो उनसे होती है ना जिसके ऊपर केबल होती है, वो मेरी गाड़ी के आगे फेंक दी जिससे मेरी गाड़ी रुक जाए। जब मैं गाड़ी से बाहर निकला हम लोग इनके साथ दस्तों गिरेबान में हो गया। इन लोगों ने ललकारा मारा इसने हबीब ने कि इसको आज केबल वालों के साथ खिलाफ चलने का इसको मज़ा चखाते हैं, ये केबल नहीं डलने देता या इस तरह ये कानूनी मामला सारे देख रहा है, इसने हमें अदालतों में इश्तिहारी करवाया, सारा कुछ किया, आज नहीं हमने इसको छोड़ना। इनके साथ उधर झगड़ा हो गया। इस जो अपना जैन जट था, इसके पास भी क्लैशनकोफ थी, हबीब के पास भी पिस्टल थे, रमज़ान के पास भी पिस्टल थे, बाकी 2-4 अफराद थे जो बाइक पर थे उनके पास भी पिस्टल थे। इन लोगों ने फायरिंग की जिससे मेरा मुलाजम कामरान वो ज़ख्मी हुआ, उसकी दाएं टांग पर उसके फायर लगा। उसी दौरान सबसे पहले जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ, मैंने सबसे पहले अपने आईओ को फ़ोन किया 27/11/2024 का मेरा रिकॉर्ड निकलवाया जाए, मेरी 15 की कॉल निकलवाई जाए कि आया मेरी कॉल का जो मैसेज है 15 का क्या उस दिन का उस टाइम का मौजूद है। मैंने जो फ़र्स्ट हेल्प 15 पे होती है वो मैंने मांगी कि नहीं मांगी। 15 पे मैंने कॉल की, मैंने अपने आईओ हदायत को फ़ोन किया, वो उस दिन का मेरा CDR उस दिन की मेरी निकलवाया जाए मेरे नंबर का रिकॉर्ड ना। जनाब मेरे जब मुलाजिम को फायर लगा उसके बाद हम लोग इसको लेके हॉस्पिटल पहुँचे। इन्होंने मुझे कहा पुलिस वालों ने, ये देखें पुलिस वालों ने मेरे साथ इतनी ज़्यादती की। पहले तो मेरे बेटे की गलत FIR दे दी ना, जिससे मुद्दई पहले मुझे बना ही नहीं गया। ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वजह CM पंजाब की तरफ से उनका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस पर्चे का मुद्दई बनाया, जिन्होंने इस हद तक मुझे PG साहब ने स्टैंड करवाया कि कम अज़ कम इसको मैं लड़ सकूँ इस केस को। तो थाने वाले तो पहले दिन से ही मेरे ख़िलाफ़ थे कि यार किसी तरीके से ये जितना प्रेशराइज हमें कर रहा है, कभी कोर्टों में जा रहा है, कभी कहीं एप्लीकेशन दे रहा है, यार किसी तरह ये बैठ जाए। इन लोगों ने मुझे कहा कि जी आप सर्विस अस्पताल लेके जाएं जल्दी से ना, हम लोग आपकी FIR देते हैं। मैं अपने मुलाजिम को लेके हम लोग सर्विस अस्पताल पहुँच गए। सर्विस अस्पताल वालों ने जो फर्स्ट ट्रीटमेंट था वो किया, लेकिन उन्होंने कहा जी आपको जो मुतलका आपको लगता है ना अपना हॉस्पिटल आप उधर जाएँ। हमने कहा जी देखें 4 घंटे आप हो गए, जो आपको पता जो हॉस्पिटलों का मामला। हमने कहा जी 4 घंटे। उन्होंने कहा जी आपको डाई वाला अवान लगता है हॉस्पिटल, आप उधर जाएं। जनाब जब मैं MLC के लिए आप उधर जाएं, हम लोग उसको अपने मुलाजिम को वैसे ही जो मजरूब था मैं इसको लेके डाई वाले अवान पहुंचा। तो वहाँ पे जो भी हालात है हॉस्पिटल के काफ़ी, वो गांव में एक हॉस्पिटल है, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब तो आएंगे जी 11 बजे ना, जो इसको आगे देखेंगे। इन्होंने रात को 11 तकरीबन रात के 12 बजे जाके हमारे यानी कि मेरे मुलाजिम को देखा, ट्रीटमेंट उसका। इन्होंने कहा जी ये MLC इधर से होगा। उन्होंने फिर दोबारा भिजवाया, फिर दोबारा सर्विस भिजवाया कि हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, आप सर्विस जाएँ, उधर से इनके एक्सरे होंगे, सारा कुछ हो गया। लेकिन इसी दौरान मेरे ऊपर 324 की 4502/24 मेरे ऊपर FIR थाना बाटा में दर्ज हो जाती है। अच्छा यहाँ पे रुकिएगा, आप आपका बेटा 5 साल का वो दुनिया से चला जाता है, बिल्कुल। उसके आप मुद्दई बनते हैं थाना बाटापुर पुलिस स्टेशन में, जो FIR पहले वापडा की मुद्दईयत में होती है। जी। फिर उसके बाद आपके ऊपर हमला होता है, वो करवाते हैं केबल वाले। वो लड़का भी इश्तिहारी है ऑलरेडी मेरे उसी मुकदमे में इश्तिहारी है, और उसी मुकदमे का मुलजिम जो है वो आप पे हमला करता और फिर वो उल्टी FIR जायज़ के आप मुद्दई बनते कि आप पे हमला किया गया, वो लोग आपकी सोसाइटी में आपके घर में आए तो आप पे वो FIR करवा ऐसा ही है। इसी तरह फिर क्या हुआ? फिर जी जब मुझे पता चला कि जी 324 की मेरे ऊपर FIR होगी, मैंने कहा जी मेरे ऊपर कैसे FIR होगी? कहते जी वो उनके आदमी को फायर लगा जी, आपसे उनके आदमी को फायर लगा। मैंने कहा जी देखिए हमारे बंदे को फायर लगा, हमारी 15 पे हमने कॉल की, तब तक तो कोई मामला तो इस तरह का नहीं, ये कैसे हो गया? ले जी जब मैं आता हूँ, मैंने इंटरम करवाई अगले दिन। हमारा MLC में अभी आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो MLC आज के दिन तक इंटैक्ट है, जो मेरा मुलाजिम मसरूब हुआ है ना, उसका MLC उसकी डेट देखें, उसकी डेट का MLC देखें किस डेट का है, इनका 2 दिन बाद का MLC है, तो मेरे ऊपर इन्होंने 324 की FIR दे दी। ठीक है। उसके बाद जी तफ्तीश चेंज के लिए जी SDO साहब एक एप्लीकेशन गुजारते हैं उधर अपना बाटापुर से तफ्तीश के लिए। हाँ जी, एक एप्लीकेशन देते हैं कि जनाब ये तफ्तीश चेंज की जाए। उससे पहले भी मुझे साहब थ्रेड आ रहे थे ये केबल वालों की तरफ से कि जनाब आप कंप्रोमाइज़ करें, आप देखें आप अकेले हैं ना, आप किसी ने आपके साथ बच्चों का किसी ने कोई चाचा बना, ना ताया बना, ना ज़ैद ना बकर, आप इसको कंप्रोमाइज़ करें।
नहीं तो आपकी केस जान खत्म कर रहे हैं। केस ख़त्म करे, बैक फुट पे आ जाए, आपको नहीं पता ये कितना बड़ा माफिया आपके साथ क्या हो सकता है। मैंने कहा जी जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है वही मैंने गुजारनी है। मेरा बेटा हंसता खेलता चला गया, मैं सिर्फ दूसरे बच्चों के लिए स्टैंड ले रहा हूँ कम से कम कि यार जो सेफ्टी मेजरमेंट है इसके मुताबिक ये इस्तेमाल करें, हमें किसी से कोई नहीं। और हमें बाद में पता चला जी देखें ना तो इन सोसाइटी की तरफ से इनके पास केबल ऑपरेटर्स के पास कोई एनओसी है, ना पैमरा की तरफ से ना पीटीआई की तरफ से कोई, इसका पीटीआई की तरफ से कोई एनओसी ही नहीं है इनके पास। केबल गैर कानूनी तौर के ऊपर ये सारी इन्होंने बदमाशी के साथ ये केबल वगैरह चलाई हुई है जिससे लोगों के बच्चों की जानें जाती हैं। बिलाल साहब ने हमें अभी इनकी बात जारी थी कि इन्होंने बताया कि क्या अमल हुआ, और फिर उसके बाद जब तब्दीली तफ्तीश में ये जाते हैं और प्रोसेस कुछ पुलिस का इस तरह से होता है कि एक सब इंस्पेक्टर या एएसआई अगर तफ्तीश करता है किसी केस की, तो अगर तब्दीली तफ्तीश हो तो फिर उससे सीनियर यानी कि डीएसपी के पास तफ्तीश जो है वो तब्दील होकर जाती है, और अगर उसके बाद भी तब्दील तफ्तीश की जाए तो फिर वो एसपी उसकी तफ्तीश करता है। फिर उसके बाद एक और मरहला होता है जिसमें एसएसपी उस मामले की तफ्तीश करता है। लेकिन इनकी बात अब सुनते हैं, जानते हैं कि जब इन्होंने तब्दीली तफ्तीश हुई तो फिर क्या कुछ हुआ। एसडीओ साहब चेंज एप्लीकेशन की, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन देते हैं, वो जनाब एसपी बुशरा निसार साहबा सुनती हैं जाके ना। एसपी बुशरा निसार साहब मुझे कहती हैं देखें जी आपके बेटे का देखें 322 ही थी ना, तो क्या होना, उनकी तो ज़मानतें हो जाएंगी, आप ऐसे ही इतनी हद तक जा रहे हैं। मैंने कहा मैडम अगर आप ये बात मुझे ये कह रही हैं तो आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। जब आप ही मुझे ये कहेंगी तो मैं तो मेरा तो हौसला ख़त्म हो जाएगा। आप मुझे ये कह रही हैं देखें आपने इतना हाईलाइट मामले को किया, आप कोर्टों में जा रहे हैं, कभी कुछ आपके ऊपर भी अब एफआईआर हो गई है, आप इतना पर्सनली हो गया। मैं कहा मैडम देख तो सही कि मेरे ऊपर झूठी एफआईआर दी है, मैं अभी भी नमाज मगरिब की पढ़ के आऊँ आपके ऑफिस में, आप अभी मेरे साथ मस्जिद में जाएँ, कुरान पर बात करें, इन्होंने फायर हमें मारे कि हमने मारे फायर इनको। मैं कहा वीडियो मौजूद है जहाँ पर मेरे हाथ में कोई चीज़, कोई एक सुई तक नहीं है, ये कहते मैंने फायर मारे। लेकिन जी वो मुझे मैडम बुशरा निसार एसपी जो इन्वेस्टिगेशन ने कहा जी वो ये होते तो क्रिमिनल या केबल वाले, लेकिन देखें जी 322 का क्या होना, कुछ भी ना होना, बेलेन की हो जानी है। मैंने कहा मैडम अगर आप मुझे ये बात कह रही मुझे दुख हुआ है, आप भी शायद आपके भी कोई बच्चे होंगे, लेकिन आपको ये बात मुझे नहीं कहा, आपको मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए था कि मैं एक जहाद कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे ये बात कह दी। लेकिन मैंने इसके अलावा जो सा था ना, मैंने हाई कोर्ट में उन्होंने ना बेलें अप्लाई कर दी, मेरी भी इंटरम चल गई। चेंज इन्वेस्टिगेशन हो के वो दोनों ही जो एफआईआर थी मेरे वाली 4502 भी और ये जो मुकदमा था एफआईआर होती है हाँ जी वो भी, और जो बच्चे की जो थी, बच्चे वाली थी वो दोनों चेंज हो के चली जाती हैं डीएसपी अली अब्बास के पास ना। ये डीएसपी जी कहाँ है? जी ये डीएसपी अली अब्बास हैं बरकी सर्कल के ना। इससे पहले डीआईजी थे ज़ीशान असकर साहब ना, तो अच्छे आदमी थे, उन्होंने नोटिस लिया, उन्होंने जो साहबका आईओ थे ना राना सदाकत साहब, उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि जनाब देखें एक बाप इंसाफ के लिए कभी हमारे ऑफिस आ रहा है, कभी वो अदालतों में जा रहा है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। आपने अभी तक केबल माफिया के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की? अभी तक उनकी केबलें अभी तक कुछ भी नहीं, आपने ऐसी कार्रवाई की, केबल अभी तक वैसे चली। उन्होंने कहा जी सर बिल्कुल चली। उन्होंने कहा कोई लाइसेंस, कहते नहीं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असकर साहब ने कहा कि फिल फोन को रिमूव करवाया जाए। उनकी एक बहुत अच्छी काविश थी, उन्होंने अपना ऑर्डर दिया उसको अपने आईओ को कि इसको रिमूव करवाएं। तब थोड़ी सी कार्रवाई इन्होंने की, लेकिन वो बहुत बड़ा माफिया, पुलिस भी उनके आगे नहीं, यानी कि वो पुलिस को मंथलियाँ देते हैं, सारा कुछ करते हैं, पुलिस इनके साथ मिलके चलती है ना, उनके कारोबार जिस तरह के वो लोग हैं। लेकिन जी उसके बाद यानी कि ये तफ्तीश चली जाती है डीएसपी अली अब्बास बरकी सर्कल के पास। अच्छा यहाँ पे देखें, अगर सब इंस्पेक्टर के पास एफआईआर आपकी तफ्तीश थी जी जी तो एक डीएसपी जो गस्टेड अफसर होता है बिल्कुल उसके पास चलेगी, फिर तो तफ्तीश आपकी बेहतर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हम लोग तो इस चीज़ पे खुश थे बहुत ज़्यादा कि जी हमारी तफ्तीश जो उनसे एक डीएसपी लेवल पे चली गई है। हाँ। अब तो हमारी सपोर्ट भी की जाएगी और कम से कम हमें इंसाफ भी मिलेगा। लेकिन डीएसपी अली अब्बास साहब वो एक ऐसे अफसर हैं जिनके ऊपर एक एंटी करप्शन की एफआईआर थी जिसमें वो साल सस्पेंड रहे। अच्छा, जिनकी 2 डीपीएस से खारिज हुई, कैंसिल हुई, जिसके बाद 2 डीपीसी में जिनका नाम भी नहीं आया, पूरा वो 1 साल एंटी करप्शन के पर्चे में सस्पेंड रहे हैं। मेरी तफ्तीश तो किसी ईमानदार बंदे को देनी चाहिए थी, किसी होनेस्ट आदमी को देनी चाहिए थी। डीएसपी अली अब्बास साहब वो थे जिन्होंने मेरे से तफ्तीश जाते ही दूसरे दिन पैसे मांग लिए। पैसे मांग लिए जी। मेरे पास गवाह भी मौजूद है। इन्होंने मुझे कहा कि जी हमने सीडीआर और सीआर वगैरह कुछ निकलवाने हैं जिसकी फीस है मियाँ साहब आपको देनी पड़ेगी। सीआरओ ब्रांच बिल्कुल जी, वो तो मेरे लॉयर था। इन्होंने मुझे बाद में बताया कि मियाँ साहब इस तरह की कोई फीस ही नहीं है। इन्होंने मुझे कहा जी आप 2 लाख रुपया दें। 2 लाख 2 लाख रुपया जी बिल्कुल।
इन्होंने कहा जी आप 2 लाख रुपया दे। मैं आपने दिए? जी मैं बताता हूँ आपको जी। मैं, मियाँ उस्मान साहब, ये मियाँ मज़हर साहब, ये मेरे साथ मौजूद थे। हम लोग डीएसपी साहब के ऑफिस गए। इन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा जी मेरी बात सुने। मैं कहा डीएसपी साहब मेरे पास तो अभी 2 लाख रुपया नहीं है। मैंने लाख रुपया डीएसपी साहब को दिया। ये इनका ऑफिस है, इनके ऑफिस के बीच एक छोटा कमरा, हम लोग पीछे चले गए। डीएसपी साहब को मैंने 1 लाख रुपया दिया। डीएसपी साहब ने, अकबर नाम का पीएसओ था, उसे कहा कि जी जल्दी से मियाँ साहब के लिए घर से चाय बनवा के अच्छी सी लाएँ। बाकायदा इन्होंने, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है जिसमें मुझे अपने ऑफिस में बैठे चाय भी ये इन्होंने पिलाई ना। अच्छा। अगर मैं मुजरिम था तो मुझे चाय पिला रहे हैं, काम ही कोई नहीं था ना। हाँ। इन्होंने मेरे से लाख रुपया ले लिया ना। तो मेरी क्रॉस वर्शन के भी आर्डर जो थे ना, आशिक साहब हैं सेशन जैसा, उन्होंने ऑर्डर किए क्रॉस वर्शन के। हमारी आपका मेडिकल हो गया? मेडिकल हमारा हो गया। तो मेडिकल आपका हक था क्रॉस वर्शन का। जी हमारी क्रॉस वर्शन हुई तो उसके बाद भी यानी कि वो थ्रेड वेपन लेके मेरे घर के आगे क्रॉस वर्शन हो गई, फिर तो उनको सख्ती आनी चाहिए। सख्ती आनी चाहिए थी ना जी। ये हम लोगों की क्रॉस वर्शन दर्ज हुई। अच्छा, जब क्रॉस वर्शन हुई तो उसके फ़ौरन 2 दिन बाद मेरी डेट थी। मैं कोर्ट गया, मैंने देखा यार मैं नहीं बेल करवाई, मैं ही जा रहा हूँ अपना ना डेट्स पे। मैंने जज साहब को कहा, मैं कहा जज साहब ये कैसा कानून है कि मैं देखिए मेरे पे एक एफआईआर दे दी, मेरा एक बच्चा दुनिया से चला गया, मैं देखिए इंसाफ के लिए आपने पहले मेरे जज साहब ने मेरे साथ इंसाफ किया ना। उन्होंने कहा जी आप देखिए मदई से मुलज़म बन गया, देखिए आप इंसाफ लेने लगे। मैं कहा देख ले मेरे साथ ये हो गया। मैंने कहा देखें आज इतने दिन गुजर गए हैं, मैंने उसके बाद आज के दिन तक सारी डेटें देखी हैं मैंने, 2.5 महीने मैं इंटरम बेल पे मैं रोज़ जाता हूँ जिस दिन की डेट होती है। क्रॉस वर्शन होने के बावजूद उन्होंने, डीएसपी साहब ने उनको ना इंटरम करवाने का कहा, ना आज तक बिल मुशाफा गुफ्तगू करवाने का कहा, मज़ीद मुझसे डिमांड कर ली पैसों की। किसने? अली अब्बास साहब ने जी, डीएसपी अली अब्बास बरकी सर्कल जोन से हैं जी। मज़ीद मेरे से इन्होंने पैसों की डिमांड कर ली। जब मेरे से मज़ीद पैसों की डिमांड की ना, 15 दिन गुजर गए मेरी क्रॉस वर्शन को। मैंने डीएसपी साहब को कहा कि जनाब वो तो अभी भी वेपन लेके मेरे घर के आगे से गुजरते हैं, मेरे फैमिली मेरे बच्चे स्कूल गोएंगे, वो अगर जाते हैं कहीं उनके पीछे बाइक से लगाते हैं, डराते धमकाते हैं कि मैं बैक फुट पे आऊँ। जनाब आपकी क्रॉस वर्शन हुई या ना हो हमारे लिए किस फ़ायदेमंद है, आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते, कोई रेट क्यों नहीं करते। मुझे कहता है जी मेरी मैचों की ड्यूटी है जिसकी वजह से अभी मैं रेट नहीं करता। मैं कहा सर लेकिन वो कोई नुकसान हो जाएगा। मैं कहा वो हमारे घर के बाहर रात को 11:35 पे वेपन लेके आए। मैं कहा 15 दिन हो गए। इन्होंने कहा जी मैं आज सुबह ही उनको रेट करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। मैं फिर 2 दिन बाद अली अब्बास साहब के पास गया। मुझे कहता है जी मियाँ साहब बात इस तरह है, रेटें आपको पता है इस तरह नहीं होती। मैंने कहा जी किस तरह रेटें होती हैं। मुझे कहता है जी आपको पता है भाई अखराजात होते हैं जी, आप मुझे 5 लाख रुपये दें। और मैंने कहा जी लाख रुपये आपने मुझे CDR का और CRO वगैरह का मांग लिया, बहुत बड़ा आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरे पास सबूत मौजूद हैं जी, मैंने पैसे दिए हैं, इनके सर पे कुरान रख के कहीं इन्होंने मेरे से लाख रुपया लिया है या नहीं लिया। ये अपने, इनका भी एक बेटा है, ये बाकायदा घर बना रहे हैं जी। इन्होंने मुझे बताया जी मैं घर बना रहा हूँ तो मुझे वो टाइलों वगैरह की बड़ी ज़रूरत है, आपको कोई टाइलों वाला वाकिफ़ है। मैंने कहा जी मैं टाइलों का हमारा काम नहीं, हमारा काम ही प्रॉपर्टी का, हमारा दूसरे मामला है, हम लोग डेवलपर हैं, हमारा इस तरह का काम ही नहीं। तो इन्होंने ना मुझे ना कहा, पान वो बड़े खाते हैं डीएसपी साहब ना, पान पे पान, तो खुलेआम पैसे वो लेते हैं। वो मैंने कहा था कि यार डीएसपी किसी उन्हें आदमी को मेरी तफ्तीश मार्क होगी। जब आपको ये एहसास हुआ या आपसे उसने पैसे मांगे तो आपके ऊपर एसपी साहिबा बैठी हैं, एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास आप जा सकते हैं, एसएसपी साहब के पास जा सकते हैं, डीएजी इन्वेस्टिगेशन बड़े अच्छे हैं, ज़िशान हैदर साहब जो आए हैं, ज़िशान रज़ा साहब वो हैं, उनके पास आप जा सकते हैं। जी सर, मैंने जब ये सारी कंडीशन देखी ना, हाँ, मैं जो कंडीशन देख रहा था, जो फेस कर रहा था, मैंने फिल फॉर एक एप्लीकेशन मूव की जनाब प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को। ठीक है कि मेरी जो तफ्तीश है वो तो ना तो मेरिट पे हो रही, ना ही मेरे क्रॉस वर्शन के मुल्ज़िम पकड़े जा रहे हैं। ठीक है। जिसकी हेयरिंग प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब साहब ने की, जिसका एक मेरे पास डिटेल ऑर्डर पड़ा 3 सफ़ों का। ठीक है, उस ऑर्डर पे क्या लिखा उस ऑर्डर पे जनाब प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब साहब ने हेयरिंग की, जिसमें डीएसपी अली अब्बास साहब और मैं हेयरिंग पे हाजिर हुए, पेश हुए। उन्होंने डिटेल ऑर्डर किया कि जनाब आपने किस तरह क्रॉस वर्शन जो सा, इन्होंने अच्छा हमारी क्रॉस वर्शन उस दिन खारिज करके ले गए, जिस दिन मैंने एप्लीकेशन दी ना प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को। जब उन्होंने हुक्मनामा तलब इसके पे उस पे तफ्तीश करते ज़्यादा गुस्से में आ गए। अच्छा, ज़्यादा गुस्से में आ गए जी। जब इनको वजह से कि जी आपने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन क्यों दी है। अच्छा, पहले दिन ये पीजी साहब के पास आए 12 तारीख को। उन्होंने कहा जी आप मिसल नहीं लेके आए। कहता जी सर मैं मिसल लेके आया। उस दिन इन्होंने कहा कि जी मैंने क्रॉस वर्जन, मुझे कहता अब तू देखी मैं करता क्या हूँ। उधर दफ्तर में मुझे बाहर खड़ा हो गया, इसने कहा ना, जब उतरने लगा सीढ़ियाँ। अगले दिन मिसल लेके आए तो कहता जी मैंने तो सर क्रॉस वर्जन खारिज कर दिया 13 तारीख को, 13/3/2025 को। पीजी साहब ने कहा कि आपने क्रॉस वर्जन कैसे डीएसपी साहब खारिज कर दी, मुझे ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। उनके बंदे को फाइल लगे थे, आपने एमएलसी उनका इंटैक्ट है। कहता सर एमएलसी तो इंटैक्ट है, तो आपने क्रॉस वर्जन कैसे कर दिया। सर हमने 22 बंदे गए थे बयान देने ना, इसने हमारे बयान प्लस हमारी पिक्चर और प्लस जो हमने यूएसपी वीडियो की दी थी, इसने वो सारी चीज़ें मिसल से गायब कर दी हमारी, अली अब्बास साहब ने।
इतने यानी कि इन्होंने वो ग्रज निकाला जो मैं 5 लाख ना दे सका ना, इतना ग्रज इन्होंने मेरे पे वो निकाला। इन्होंने वो सारी चीज़ें बयान भी मेरे निकाल लिए, सारा कुछ निकाल लिया। पीजी साहब ने कहा कि जनाब आपने मुझे बताएं क्रॉस वर्शन किस तरह खारिज की। कहते सर वो जो बंदा मजरूब हुआ है ना, इनका मुलाजम, उसको ना कंकनियाँ लगी थी उसकी सड़क की, जिसकी वजह से वो मजरूब हुआ था। उन्होंने कहा MLC मुझे पढ़ के सुनाएं। बहरहाल इनसे MLC तो पढ़ा ना गया। पीजी साहब ने कहा मुझे बताएं क्या लिखा है MLC में। वो कहता है कि जी फायर आर्म इंजरी। उन्होंने कहा लिखा है फायर आर्म इंजरी डॉक्टर साहब ने? कहता जी हाँ फायर आर्म इंजरी। उन्होंने कहा उन्होंने मेजरमेंट लिखी हुई है कि अपना जो सा फायर है वो आर पार इसकी टांग से हो गया, और आप कह रहे हो ये बात कि इसको कंकरियाँ लगी, आप इतने पार्शल हो गए। नहीं सर, उन्होंने फिर पीजी साहब ने कहा कि आपने इन्होंने MLC चैलेंज हुआ है? कहता सर नहीं अभी वो कल करेंगे। पीजी साहब ने कहा आप तो फिर पार्शल हुए, आप उनके वकील हैं, आप ही जज है। पीजी साहब ने कहा फिल फॉर इसकी इन्वेस्टिगेशन चेंज करो। लेटर जारी किया DIG साहब को भी उन्होंने। इससे पहले हमने SSP इन्वेस्टिगेशन को भी एप्लीकेशन इसके खिलाफ दे दी। आपने दी? जी बिल्कुल उस पे क्या हुआ था? उस पे जी मैंने बताया कि इसने मेरे से जो लाख रुपया लिया, मैंने वो भी इंक्वायरी हुई? कुछ भी नहीं जी, आज के दिन तक कुछ नहीं हुआ जी। मैंने SSP इन्वेस्टिगेशन को एप्लीकेशन दी, नवीद साहब जी SSP नवीद साहब को मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने मार्क की तब्दीली तफ्तीश के लिए। उसके बाद 20 तारीख को बोर्ड बैठा, सेकंड बोर्ड ना, उसमें DIG ज़िशान रज़ा साहब के पास पेश हुआ। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट मैं आपको ये बता दूं, है असल मसला क्या, मेरे ऊपर जो उनसे DSP साइबर क्राइम थे ना, अहमद उस्मान साहब, अच्छा, वो मेरे पे बड़ा प्रेशर डाल रहे थे। वो उनका एक अहलकार है अपना बाबर, वो इसी सोसाइटी में रहता है, केबल वालों का रिश्तेदार है ना वो। अब अहमद उस्मान साहब के PSO इकबाल साहब और मेरे इलाके का एक पटवारी है साबर, अब वो गदावर हो गया वो, और एक मियाँ इमरान साहब है कनाल बैंक के। ये मेरे घर आ गए जिस दिन जिस दिन पहली मैंने एप्लीकेशन दी DIG इन्वेस्टिगेशन को ना, इन्होंने मुझे कहा कि जी आपकी मेहरबानी है, हम लोग SDO काशिफ तनवीर की तरफ से आए हैं, आप इसकी हद तक कंप्रोमाइज़ करें। इकबाल साहब मेरे घर आए हैं, इनका CDR निकलवा लें इकबाल साहब का, PSO जो अहमद उस्मान साहब, इन्होंने मुझे कहा जी आप उसकी हद तक कंप्रोमाइज़ करें। अहमद उस्मान साहब भी यही कह रहे हैं। मैंने कहा सर मैंने बिल्कुल अपने बच्चे की हद तक कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मेरा स्टांस क्या है कि यार जो सेफ्टी मेजरमेंट है उसके मुताबिक ये काम करें, मेरा तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक, मैंने इनको ना कर दी ना सुलह करने के लिए। लीजिए अहमद उस्मान साहब आज के दिन तक मेरे साथ पर्सनली ग्रज निकालते हैं। DI साहब के साथ पेश हुआ है, DI साहब को बताया ये जनाब इसने हमसे पैसे लिए, ये सारा वाक़या, इसने मेरी वीडियो, मेरे बयान, हर चीज़ निकाल ली है। पैसे लिए हैं, मेरे पास सबूत मौजूद है, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, मेरे पास बंदे मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी में उन्होंने पैसे लिए हैं ना जनाब। उसका ये आज के दिन तक कोई भी स्टेप या कोई भी कार्रवाई ना DIG इन्वेस्टिगेशन ने की इनके खिलाफ, ना ही SSP इन्वेस्टिगेशन अली अब्बास के खिलाफ की। फिर जो राइट बनता था वज़ीर आला पोर्टल सेल का, मैंने उस पर भी कंप्लेन की इसके खिलाफ। ठीक है, उसका भी मेरे पास डायरी नंबर जो एक मैसेज आता है वो भी मेरे पास मौजूद है। मैंने हर फॉर्म इस्तेमाल किया कि जहाँ से मुझे इंसाफ मिल सके, लेकिन अभी तक मैं दरवाजे ही खटका रहा हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिला। लास्ट जब आपने बताया कि बोर्ड हुआ, जी जी, उस पर आप भी गए, जी जी, तो DI साहब ने आपके बोर्ड के बाद क्या फ़ैसला किया, तब्दील होगी तफ्तीश? जी बोर्ड 20 तारीख को हुआ है जी मुजाहिद साहब, और आज जो सा देख लें 26 तारीख है, आज के दिन तक बोर्ड ही डिसाइड नहीं हुआ, और वो मुझे गुनहगार करके ज़िम्नी लेके चला गया कोर्ट में कि जी मैंने इसको मुकम्मल कर लिया तफ्तीश और ये गुनहगार है, गिल्टी है, इसको गिरफ़्तार किया जाए, और मैं करने भी आया हूँ, इसकी बेल कैंसिल की जाए, ये मुझे इंसाफ मिला है। एक बेटा भी दुनिया से मेरा चला गया, ज़िंदगी में फ़र्स्ट FIR मेरे ऊपर हुई है, बेटा भी मेरा चला गया, और ये देखें हमारी पुलिस इस तरह की है, करप्ट तरीन आदमी को मेरी तफ्तीश दे दी अली अब्बास को। इसका किरदार देखें, खुलेआम पैसे पकड़ता अंदर बैठ के, वो जैसे बिल्कुल वो कहता है कि जी मेरा नाम अली अब्बास है जी, मैं खुलेआम पैसे लेता हूँ जी, मैं काम करने के पैसे, काम के पैसों के बगैर मैं कोई काम नहीं करता, ये वही खुलेआम। अच्छा मियां साहब, अगर आपसे पैसे लिए तो फिर आपका काम क्यों नहीं किया? मैं बताता हूँ कि मैं तो लाख रुपया इन्होंने मेरे से मांगा। जब मुझे वकील साहब ने बताया कि जब CDR और CRO तो एक पुलिस डिपार्टमेंट है, SP CRO होता है, जो CDR इनके तो पैसे फीसिस ही कोई नहीं है, ये तो आईओ का काम है एविडेंस कलेक्ट करना, ये इसका काम है ना। इसने जब देखा कि हम लोग वेल सेटल्ड है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है, इसके ज़हन में ये बात ही बैठ गई कि मैं इनसे जितनी अमाउंट का ये मुतालबा करता हूँ, ये अपने बेटे के प्यार में इस हद तक हैं कि मैं जो इनसे मांगूंगा मैं दे लूँगा। लेकिन मैंने देखा कि ये दोनों तरफ से मुझे, एक तरफ से कहता है, डराता है, मुझे धमकाता है कि जी वो एक माफ़ियाँ, एक तरफ से वो बड़े आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपकी जान को नुकसान है, आप कंप्रोमाइज़ करें, पीछे हैं, आप SDO से कंप्रोमाइज़ करें। जब मैंने उसकी ये चीज़ें देखी ना, मैंने कहा नहीं। जब इसने फिर मेरे से कहा ना जी 5 लाख पर मुझे मज़ीद दें, फिर मैं उनके ऊपर रेटें करूँगा, फिर मैं समझ गया, मैं कहने मैंने फिल फॉर एप्लीकेशन गुजारी कि मेरी तफ्तीश चेंज की जाए साहब को। ठीक है मियां साहब, यकीनन ये आपकी जानिब से एक पुलिस पे बड़ा, जी सर मैं साबित करूंगा जी, मैं इल्ज़ाम बड़ा संजीदा सा है। जी जी, इंसाफ लेने के लिए आपने कहा कि जो
अदालतों में आपको कुछ इंसाफ ज़ाहिर है पुलिस के ज़रिए ही मिलना है, कहना चाहते हैं कुछ? जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा 5 साल का बेटा था जो इस दुनिया से चला गया ना, ये नेगलिजेंसी थी वापटा वालों की और केबल नेटवर्क वालों की ना। मैं ये एक जहाद कर रहा था कि कम से कम जिस तकलीफ़ से मैं और मेरी फैमिली गुज़र रहे हैं, जिस तरह मेरा 5 साल का बेटा हंसता मुस्कुराता इस दुनिया से चला गया, जिसका गम दुख सारी ज़िंदगी रहना है, जितनी तकलीफ़ में मैं हूँ, मैं सिर्फ इसलिए ये लगा हुआ था कि कोई तकलीफ़ में कोई और माँ बाप ना रहे। लेकिन सिर्फ मुझे इंसाफ दिया गया तो सीएम साहबा ने एक दफ़ा नोटिस लिया, और दूसरा पीजी साहब ने, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब साहब ने, जिस सीट पे वो बैठे अल्लाह में उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने अपनी सीट का और अपने फ़र्ज़ का पूरी तरह ईमानदारी से, अपने अल्लाह के हजूर भी वो ठीक हैं और मेरी नज़र में भी उन्होंने पूरा यानी कि इस केस को जिस यानी कि अपनी लिमिट्स में रह के वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो इंशाअल्लाह ताला जी मुझे उम्मीद है, मेरे इदारों से मुझे इंशाअल्लाह ताला सीएम पंजाब से भी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन अभी तक पुलिस मेरे साथ बहुत बदइंसाफ़ी कर रही है, बहुत ज़्यादा। ये मियाँ बिलाल साहब थे जी, जिन्होंने पुलिस के आला हुकाम से भी और मुतलका इदारों से भी अपील की है। जो बात एक उस बच्चे का बाप हमारे साथ शेयर कर रहा था कि पुलिस ने किस तरह से उनको किया, और अगर ये वाकई बात हकीकत है तो सज़ा और जज़ा का अमल जो डिपार्टमेंटल इन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर होता है उस पर अमल दरामद करते हुए कम से कम आईजी साहब को या डीआईजी ऑपरेशन या सीसीपी लाहौर को चाहिए कि जो ये संगीन किस्म के इल्ज़ामात आपके डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उन पर लगा रहे हैं, अगर हकीकत है तो फिर उनको भी ये सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा जो इनको मिलना चाहिए, जो इनका फूल जितना 5 साल का बेटा इस दुनिया से चला गया और 8 माह गुजर जाने के बावजूद भी अभी कुछ साबित नहीं हुआ कि वो किसकी गलती थी, केबल ऑपरेटर्स वालों की गलती थी, लेस्को की गलती थी, किसकी गलती थी, क्यों ऐसा हादसा पेश आया, पुलिस ने अभी तक उसका भी जो है वो तयन नहीं किया है। उल्टा मुकदमे का मुद्दई अपने ऊपर एक 324 की एफआईआर करवा लेता है और उसके सबूत जैसे इन्होंने बताया वो हमें भी इन्होंने प्रोवाइड किए, वो वीडियो भी हमें इन्होंने दी, हमने टेलीविज़न स्क्रीन पर उसको दिखाया भी। मेरा ख्याल है कि आईजी पंजाब को इसके ऊपर एक आला सतह जो है वो कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए पुलिस अफसरान के ऊपर, ताकि ये एक मिसाली काम हो और जिस लापरवाही से, जिस कोताही की वजह से इनका बच्चा इस दुनिया से चला गया, दूसरे बच्चों के जो इनका मकसद और एम भी है कि बाकी दुनिया के इस सोसाइटी में या दीगर सोसाइटीज़ में रहने वाले जो बच्चे हैं वो महफूज रह सकें। बच्चे की जो वालिद था उसकी गुफ्तगू हमने आपको सुनाई और अब हम इस पे जो कानूनी मावनत मियाँ बिलाल साहब की कर रहे हैं, एडवोकेट हैं और तमाम केस को ये देख रहे हैं, मियाँ उस्मान साहब, इनसे जानते हैं कि कानूनी तौर पे क्या अब पेचीदगियाँ ऐसी रह गई हैं और वो एप्लीकेशन जो मियाँ बिलाल साहब ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को दी थी उस पर अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, क्या कानूनी तौर पे इनको अब करना है आगे और इनको कितना इंसाफ मिलने की उम्मीद है। मियाँ साहब, तमाम बातें हमने जो मियाँ बिलाल साहब हैं केस के हवाले से उन्होंने बताई, आप हमें जो कानूनी तौर पे आप बताइएगा कि उनका ये भी कहना है कि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का खासकर मामला रहा उसमें जो है वो प्रेशराइज़ भी किया जाता रहा और उन्होंने दरख्वास्त भी दी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साहब को, तो उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो किन किन जगहों पे ये कानूनी तौर पे मजबूत हैं, कहाँ पे पुलिस ने इनकी मदद नहीं की? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ बिलाल साहब के बेटे की डेथ के बाद जो है ये सारे मामला जो है ना वो शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इनको डिसीजन वाली साइड पर जाने के बजाय जो है वो कॉम्प्लिकेट होते गए। इसमें मुजाहिद साहब हुआ इस तरह कि उन्होंने जो है ना जब इनकी प्री रेस्ट बेल जो है शफकत सईद गोंदल साहब एडिशनल सेशन जज साहब हैं और बड़े ही कॉम्पिटेंट जज है वो, उन्होंने जब ये सारे वकूए को देखा
तो उन्होंने इनकी जब बेल खारिज हुई है वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब हैं और वो क्रिमिनल के बड़ी अच्छी जो है वो उनके जो है ना वो डिसीजंस, उनके जजमेंट्स और बहुत ही अच्छा जो है ना वो उसको जो है ना वो सॉर्ट आउट करते हैं जो भी उनके जजमेंट्स वगैरह हैं। मुजाहिद भाई उसमें इन्होंने जो है ना जब ये सारे मामला हुए तो अमजद रफ़ीक साहब ने बाकायदा चीफ लेस्को को भी जो है ना वो इनवाइट किया और उन्होंने कहा कि जो है ना ये पोल जो है इनको फ़ौरन जो है ना खाली करवाया जाए ताकि दोबारा कोई ऐसा एक्ट और दोबारा जो है ना ये ऐसे मामला जो है ना वो सामने ना आए। जिस बेस पर उन्होंने चीफ लेस्को ने जो है ना वो उस चीज़ को अमल दरामद करने के लिए आगे अपने एसडीओ वगैरह और उन्हें डायरेक्शंस भी दी, लेकिन इसमें मेलाफाइडी पुलिस डिपार्टमेंट से जब ये तफ्तीश जो है वो आगे गई अलीबाद साहब के पास, तो वहाँ पर जो है ना बाकायदा जो मियाँ बिलाल साहब जिस वकूए में उन्होंने इनको एफआईआर में नॉमिनेट कर दिया और सिंगल पर्सन को नॉमिनेट कर दिया और उस पर जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दी और उन्होंने इस चीज़ को देखा कि मियाँ बिलाल साहब के हाथ में कोई भी वेपन तो दूर की बात है, कोई एक छुरी तक नहीं है, एक नाइफ़ तक नहीं है कि जो मियाँ बिलाल साहब के हाथ में हो। वो तो अपने बेटे की खातिर जो है ना वो जहाद कर रहे थे। ठीक मुझे ये सारे वकूए के लिए जब कॉल आई कि जी इस तरीके से एडवोकेट मियाँ साहब ये मामला हुए हैं, मैंने जब इस चीज़ को देखा तो मैं मौके पर जो है ना वो आया और मैंने देखा कि ये मामला हो रहे हैं। उस चीज़ को बोदर करते हुए हमने कहा कि चलें अब डीएसपी साहब के पास जो है ना वो तफ्तीश चली गई है, तो अब हमारी बात जो है ना वो मेरिट पर सुनी जाएगी। ठीक, सारे मामला जो है ना वो बेहतर तरीके से होते जाएंगे। इन्होंने कहा जी कि जो है ना वो पैसों की डिमांड हुई, उस पर जो है वो 1 लाख रुपया दिया गया। ये और बात जी आपके सामने जी ऑन रिकॉर्ड हुई और उस पर जो है ना वो उन्होंने जो है ना जब मैंने बाद में इस चीज़ को कहा कि आप अपने बेटे के लिए जो जहाद कर रहे हैं और ये जो पैसे आप दे रहे हैं ठीक है आपने दिए हैं, तो लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये रिकॉर्ड निकलवाना या ये डाटा निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इनको आईजी साहब की तरफ से डायरेक्शंस होती हैं कि आपने मेरिट पर तफ्तीश करने के लिए फ्यूल फॉर जो है ना वो आप किसी भी डिपार्टमेंट से नादरा से कोई रिकॉर्ड निकलवाना है, कोई आपने किसी भी डिपार्टमेंट से एक्साइज से कोई रिकॉर्ड निकलवाना है, गाड़ी से मुतालिक कोई रिकॉर्ड है, आपको वो उन्हें डायरेक्शंस दी जाती है कि पुलिस को सबसे पहले रिकॉर्ड दिया जाए। उस पर जो है ना जब इन्होंने ये सारे मामला करने के लिए ना हमारी जो ज़िमनी थी उस ज़िमनी में लिख दिया गया कि जी बिलमुशफ़ा गुफ्तगू करवाई जाएगी मुद्दई और मुलज़म की। ठीक है बिलमुशफ़ा गुफ्तगू एज़ पर लॉ जो है मुजाहिद भाई मेरिट पर जो है ना वो तब भी बनती है जब अगली पार्टी नेक्स्ट पार्टी जो है क्रॉस वर्शन रिकॉर्ड हुआ हो और वो इंटरम बेल करवाएं, फिर वो थाने में मौजूद हो सकते हैं ना। अब एक यहाँ से मेलाफाइडी देखिएगा कि एक पर्सन हबीब नामी जो शख्स है जो मियाँ बिलाल साहब के पर्चे में ऑलरेडी पहले जो है वो प्रोक्लेमेशन पर है, इश्तिहारी है वो, और वो थाने बैठा हुआ है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बड़ी इंटरेस्टिंग, मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। नहीं, ये मेरे लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। डीएसपी के सामने बैठा हुआ है और बाकायदा जो है वो जो भी ट्रीटमेंट है, चाय पिलाई गई या जो भी पिलाई गया, मुझे उस चीज़ का नहीं पता, लेकिन वो थाने में मौजूद है। ठीक है, जी इश्तिहारी, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर जो है ना वो बिलमुशफ़ा गुफ्तगू भी तब भी होती थी ना। अगली पार्टी हम भी वहाँ पर जाते हैं, हम अपनी इंटरम बेल करवा के गए हुए वहाँ पे, हम 10 मरतबा थाने जाएँ या 20 मरतबा थाने जाएँ, अगली पार्टी नेक्स्ट पार्टी तब भी आएगी ना जब इंटरम बेल करवाएगी, तब भी आपके सामने बैठ के बातचीत करेगी। लेकिन हमें डीएसपी साहब की तरफ से ये बाकायदा जो है ये मैसेज कन्वे हो गया कि वो जो है ना मैं अभी इसको जो है ना तफ्तीश करूँगा, मैं देखूँगा क्रॉस वर्शन बनती भी है कि नहीं। देखिए मुजाहिद भाई, इसमें एमएलसी है, ऑन रिकॉर्ड एमएलसी है। इस पर पीजी साहब ने बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन किया था। उन्होंने डीएसपी साहब से पूछा था ये कि अलीबाद मुझे ये बताओ कि इनका 28/11 का एमएलसी है और ये आज 13 मार्च है, तो इनका एमएलसी जो है अभी तक चैलेंज नहीं हुआ। तुम्हें पता है इसके चैलेंज होने के क्या डेज हैं? डीएसपी साहब ने नो डाउट उनका एक्सपीरियंस बहुत होगा, लेकिन उन्हें पुलिस रूल्स ऑर्डर्स का भी नहीं था पता कि मेडिकल जो है ना वो चैलेंज होने के 21 डेज होते हैं। ठीक है, 21 डेज में आप किसी पार्टी का मेडिकल जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। बकायदा फिर उसका बोर्ड बैठता है, फिर उसके बाद जो वो डिसाइड करते हैं कि आया ये मेडिकल जो है वो मेरिट पर है या नॉन मेरिट है। ठीक है, लेकिन मेडिकल जब चैलेंज नहीं हुआ, इट मीन्स कि वो मेडिकल इंटैक्ट है। ठीक है, जब उन्होंने ये बात की नहीं वो कल करेंगे मेडिकल चैलेंज, मेडिकल चैलेंज 3 माह बाद या 4 माह बाद नहीं होता, वो विद इन 21 डेज चैलेंज होना था। तो यहाँ से उनकी मेलाफाइडी जब शो हुई
और उन्होंने सारा कुछ जो है वो शो किया। तो वहाँ से जो है ना वो पीजी साहब ने ब्रीफली जो है ना वो ऑर्डर जो है ना वो डीआईजी साहब को लिखा। यहाँ पे मियां बिलाल साहब ने जो है ना वो आपको सारा जो है वो फैक्ट्स जो है वो सारे बताए हैं। इसमें मैं छोटा सा आपको मुजाहिद भाई यहाँ पे बताता हूँ, हमारे साथ एक डिपार्टमेंट से नेग्लिजेंसी और हुई जो मियां साहब आपको बता नहीं सके, वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें हम 20 तारीख को, 18 तारीख को हमारी तलबी होती है, 20 तारीख को हम जो है ना वहाँ पे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन एबर्ट रोड पर जाते हैं। ठीक है। वहाँ पर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारा बाकायदा बोर्ड बैठा जाता है। एक लेटर इशू हुआ था, जो पीजी साहब ने लेटर इशू किया था वो 13 तारीख से हुआ था और वो आगे जो है ना 18 तारीख तक वो लगना था फाइल में। हम जब 20 तारीख को जब उस बोर्ड में जाते हैं ना, वो उनकी मेलाफ आईडी डिपार्टमेंट की देखिएगा कि हमारा वो जो पीजी साहब का लेटर था वो बीच में आईडी नहीं है। डीआईजी साहब के पास जब फाइल हमारी मिसल जाती है तो वो लेटर बीच में लगा ही नहीं हुआ। फिर आपने दिया? जी नहीं, उस पर फिर हमने जो उस पर वर्किंग की, हम 4 घंटे वहाँ पर वर्किंग करते रहे। हमारा लेटर के लिए हमें कभी मेरे ख्याल से रोज़े की हालत में 20 को चक्कर लगे होंगे, 20 से 25 हमारे जो है ना वो कभी हम ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं। जी ये जो है ना ये इनकी जो है ना वो एडी ब्रांच रिसीव करेगी, एडी ब्रांच ने रिसीव किया है तो आपने जी डिलीवरी क्यों नहीं दी। अच्छा देखें कि वो डिलीवरी और वो रिसीविंग वो एक ही छत के नीचे है। वो ये नहीं थी करनी कि एडी ब्रांच ने रिसीव करके वो लाहौर के दूसरी कॉर्नर में दे के आनी थी या बहरिया टाउन देकर आनी थी या किसी वागे वाली साइड पर देके आनी थी। वो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जानी थी तो वो गई नहीं। ठीक है, वहाँ पे फिर मियाँ साहब ने खुद जाके वहाँ पे लेटर रिसीव करवाया और उन्हें फिर बाकायदा डीआईजी साहब से दोबारा रिक्वेस्ट की, जिस पर हमें उनके पीएसओ साहब कहते हैं कि जी मैं बार बार नहीं मिला सकता। ये लिटरली मेरे सामने उनके वर्ड्स थे कि मैं बार बार नहीं मिला सकता। मैंने फिर उन्हें ये वर्ड कहे थे कि देखिए जी उनके बेटे की डेथ हुई है, आप काइंडली थोड़ा सा तो तामुन करें, मेरिट पर करें। हम ये नहीं कहते कि आप हमारी साइड करें, लेकिन मेरिट पर करें। उसके बेटे की डेथ हुई है, आप ये लेटर जो पीजी साहब से इशू है आप काइंडली ये फाइल का हिस्सा तो बनाएं। डिसाइड करना मेरिट पे, तफ्तीश चेंज होना, जो भी मामला है वो उनके इख्तियार में, हम तो उनको प्रेशराइज कर ही नहीं रहे। लेकिन कागजात तो आप उनकी फाइल तो कंप्लीट करें ना। उन्होंने जो है ना खैर वो जो है उनके 3 बजे के बाद जो है ना हमें एक फ़रूख नामी जो है वहाँ पे एक वो थे उनके एसआई साहब, उन्होंने कहा कि जी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मिलवाया जाए। लेकिन वो डीआईजी साहब ड्यू टू जो है वो वर्किंग अपनी मसरूफियत की वजह से वो चले जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे जो है मैं मियाँ साहब को कहता हूँ कि मियाँ साहब आपने दोबारा जाना है और डीआईजी साहब को ये लेटर के बारे में बताना है। उस पर मुजाहिद भाई हमने जो है ना उस ये जो हमारी एप्लीकेशन थी चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर, हमने इस पर 22 से भी क्रेडिट कर दी। इस पर इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से कि हमें जो है जब हमने आर्गूमेंट्स किए हैं और जुडिशरी जो हमारे साथ जो है मुकम्मल ताउन पे और मेरिट पर चल रही है, उसने जो जब हमारे फैक्ट्स देखे, हमारी चीज़ें देखी, तो उन्होंने उसको नोटिस करने के बजाय, तो मोहम्मद आशिक साहब हैं, एडिशनल सेशन जज साहब हैं, उन्होंने बाकायदा ये वर्ड्स यूज़ किए कि आपकी मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ कि चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो आपकी बनती है और आपकी इन्वेस्टिगेशन को जो है चेंज किया जाए और मेरिट पर किया जाए। और इंशाल्लाह सुबह तक जो है ना वो उसकी कॉपी भी आ जाएगी और हम जो है ना वो बाकायदा वहाँ से डायरेक्शन ले चुके हुए हैं। ठीक हो गया। ये तमाम वो कानूनी पहलू थे जो मियाँ उस्मान साहब ने हमें बताए और बच्चे के जो वालिद थे मियाँ बिलाल साहब, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से मुकदमा दर्ज करवाने के बाद उनको इन्वेस्टिगेशन के मराहिल से गुज़रना पड़ा। डीएसपी रैंक के ऑफिसर उनके साथ क्या सलूक करते रहे, फिर उनकी एप्लीकेशनें जो है वो कानूनी तकाज़े तो पूरे करती थी लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। यकीनन कानून के हसूल के लिए जो है इदारों को एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। इस पे हम यकीनन जो पुलिस का मौक़िफ़ है वो भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
5 साला हादी के वालिद मियां बिलाल की जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इसके बारे में पुलिस का मौक़िफ़ क्या है? क्या उनके इल्ज़ामात किसी हद तक दुरुस्त हैं या गलत हैं? इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या कहती है, ये हम आपको उनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। देखें, ये बड़ा इंतहाई सेंसिटिव केस है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हमने ना सिर्फ ये कि मुद्दई के टेक को सुनना है, हमने अक्यूज़ को भी सुनना है। हमने इंसाफ जब देना है तो हमने दोनों को सुन के आमने सामने बिठा के फिर तफ्तीश को फ़ाइनल करके फिर हम इसमें इंसाफ देते हैं। जब भी कोई हमारे पास तब्दीली तफ्तीश की एप्लीकेशन आती है तो उसमें सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि ज़ाहिर है वो टेयर से नाला होगा, वो मुतमईन नहीं होगा, चाहे वो अक्यूज़ की साइड हो या मुद्दई की साइड हो। हमने एक साइड को राइट पे रखना है, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली रॉन्ग पे चली जाएगी। तो जो दूसरी साइड गलत एक मुद्दा अपना दर्ज करवाती है वो यकीनन रॉन्ग पे होगी, तो फिर उसकी ऑब्जर्वेशन होती है। हम उसको बोर्ड में रखते हैं, बोर्ड में देखते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हुई हैं या नहीं हुई। मर्डर जो है, एक मर्डर की कॉज सेपरेट होती है, जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो एक डिफरेंट वजूहात से होता है और इनकी वहाँ पर जो इलाके में वो भी राइवलरी चल रही है। हमने इसको कंसिडर करके फिर इसका जो फर्स्ट बोर्ड है वो भी डिसाइड किया होगा और यकीनन सेकंड बोर्ड भी इसी तरीके से डिसाइड हुआ होगा। इसके लिए हमारा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है जो इसकी प्रॉपर इंक्वायरीज़ करता है और अगर उसमें एक चीज़ साबित होती है कि किसी भी पुलिस ऑफिशियल ने 2 लाख तो आप क्या 2 रुपये भी लिए हों, तब भी अगर उसके अगेंस्ट वो साबित होता है तो उसके अगेंस्ट जो है हमारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ होती हैं और उसको फ़ाइनल करते हैं। बट जहाँ तक रहेगी तफ्तीश जो है वो हम बड़ा क्लियर उसको बार बार सुनते हैं, इन दोनों पार्टीज़ को सुनते हैं, तफ्तीशी को सुनते हैं, DSP को सुनते हैं, SP उसको सुनता है। तो ये 3 टेयर्स तो यही बन जाते हैं और उसके बाद अगर वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं तो मर्डर के केसेस में हम यकीनन जो है चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन करके मौका देते हैं ताकि मुद्दई या अक्यूज़्ड अगर वो समझता है उसके साथ ज़्यादती हुई है तो उसको मेरिट पे इन्वेस्टिगेट किया जाए। देखें, अगर कोई भी शख्स अपनी इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन नहीं है, चाहे वो कंप्लेनेंट है या अक्यूज़ है, वो हमारे पास किसी भी वक्त आ सकता है। हमारा यहाँ पे भी स्टाफ मौजूद है, हमने SPs को भी कहा हुआ है, SPs भी रिकमेंड करते हैं और वो अपने डिवीज़न में देखते हैं कि कौन सा तफ्तीश ठीक नहीं कर रहा। ना सिर्फ ये कि मेरा ऑफिस, DIG साहब इन्वेस्टिगेशन का ऑफिस, CCPO साहब लाहौर का ऑफिस, IG साहब पंजाब का ऑफिस, हमारे जो CM कंप्लेंट सेल है वो भी ऑफिस अवेलेबल है उनके पास अपनी एप्लीकेशन देने का। साथ ही साथ हमारा 1787 का नंबर है जिसके ऊपर वो अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन भी रजिस्टर करवा सकते हैं, कॉल करके भी रजिस्टर करवा सकते हैं। वो मैटर हमारे पास आता है, हम जहाँ पर जिस लेवल पे ज़रूरी समझते हैं उसको सुनते हैं और हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। आप तफ्तीश पे आपको इतराज़ हो, आपको किसी पुलिस ऑफिसर से ये गिला हो कि उसने आपके साथ ज़्यादती की है, तो आप यहाँ पर आएँ, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और आपको इंसाफ देंगे। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको दिखाया कि इन्वेस्टिगेशन का अमल जो है वो किस तरह से लोगों को परेशान भी करता है और आला पुलिस अफसरान उनकी मदद के लिए, उनकी दाद रसी के लिए क्या कुछ करते हैं। और जब किसी का प्यारा इस दुनिया से चला जाता है तो इंसाफ के हसूल के लिए ऑपरेशन पुलिस से मुकदमे का मुतालबा करते हैं। जब मुकदमा दर्ज होता है तो फिर इन्वेस्टिगेशन ने उन्हें इंसाफ फराहम करना होता है और अदालतों के ज़रिए मुलजिम को मुजरिम बनाने का अमल होता है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।